Hello, my dear students. Uh, as we have started staffing chapter, that is chapter number 6, and in the previous video, I told you about what is staffing and what are the importance of staffing. Right? I'm just giving you a quick revision. That staffing means putting the right person on the right place according to the qualification and skills of the candidates, right? If the person is eligible in production, then we will drop the person in the production department. If the person is eligible in sales, then we will drop them in sales departments. So this is known as staffing, means putting the right person on the right position according to the qualification and skills of the employees or the candidates. I told you about the importance of staffing, that why staffing is needed or how staffing is important for us, as it fulfills the role of obtaining competent personnel. uh, it 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 gives us higher performance, right? If we are staffing the right person, then uh, it will grow the size of our business and we can survive for a long run in the market. So there are a number of importance of staffing. Now the today's topic is staffing process or the procedure of staffing, which is very important with respect to your board examination. So there are a number of steps in the staffing process. First step is estimating manpower requirements. स्टाफिंग प्रोसेस की जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप जो है वो होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. देखिए स्टाफिंग का क्या मतलब होता है, पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस. तो स्टाफिंग प्रोसेस में हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे पास वेदर वी हैव द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ विद अस सो दैट वी कैन गेट आवर वर्क डन. हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या इतने एम्प्लॉयज़ हैं जिनसे हम अपना काम कर सकते हैं, राइट. तो उसके लिए सबसे पहले हमें मैन पावर रिक्वायरमेंट कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, किस टाइप के लोगों की ज़रूरत है, इसके लिए हमें एक स्टडी करनी पड़ती है, राइट. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैन पावर प्लानिंग और human resource planning, right. It is considered with forecasting and determining the number and the type of staff required by the organization in near future, right. So we can say that the manpower needs involve two kinds of analysis. हमें कैसे कितने लोग चाहिए, ये मैन पावर जो रिक्वायरमेंट है ये टू एनालिसिस पर एनालिसिस को अपने अंदर इन्वॉल्व करता है. वो टू एनालिसिस हैं. फर्स्ट वन इज़ वर्क लोड एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज़ वर्क फोर्स एनालिसिस. यानी कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब लोगों का रिक्रूटमेंट करना, लोगों को स्टाफ करना होता है, तो उसमें आपको दो चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ता है, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस. सो व्हाट इज़ वर्कलोड एनालिसिस? वर्कलोड एनालिसिस में ये डिटरमाइन किया जाता है कि हमें कितने नंबर और कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट. वर्कलोड एनालिसिस में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, दैट द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब पोजीशन एंड टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. दिस इज़ कॉल्ड वर्कलोड एनालिसिस. और वर्कफोर्स एनालिसिस में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, इसमें हम एस्टिमेट करते हैं द नंबर एंड द टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल सो दैट इट मे बी नोन वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अंडर स्टाफ्ड, ओवर स्टाफ्ड और ऑप्टिमली स्टाफ्ड. वर्कफोर्स एनालिसिस में हम ये एस्टिमेट करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है. अगर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो हमें क्या पता लगता है कि हमारा जो स्टाफ है वो कैसा स्टाफ है, ओवर स्टाफ्ड. अगर कम लोग काम कर रहे हैं तो हमारा वर्कफोर्स कैसा है, अंडर स्टाफ. और अगर लोग ठीक काम कर रहे हैं तो हमारा जो वर्क है वो कैसा है, हमारा जो वर्कफोर्स है वो कैसा है, ऑप्टिमली स्टाफ्ड, राइट. सो आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया. वर्कलोड एनालिसिस में हम ये फाइंड आउट करते हैं दैट हाउ मच the number and types of
एम्प्लॉयज़ वी रिक्वायर, हमें कितने नंबर और टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट है, जबकि वर्कलोड एनालिसिस में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और उसके कारण हमारा जो स्टाफ है वो अंडर स्टाफ है या फिर ओवर स्टाफ है। राइट, समझ में आ गया दोनों। इससे क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस इज कैलकुलेटेड to find out shortage or surplus of manpower, right? Because neither overstaffed nor understaffed is desirable situation. आपके लिए ओवर स्टाफ अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफ है यानी कि स्टाफ ज़्यादा है तो भी बेकार है, और अगर स्टाफ कम है तो भी बेकार है। बिकॉज एक्सेस ऑफ वर्कलोड एनालिसिस, अगर वर्कलोड एनालिसिस ज़्यादा है तो ये क्या इंडिकेट करता है, दैट इट इंडिकेट्स अंडर स्टाफिंग। ठीक है, वर्कलोड एनालिसिस अगर ज़्यादा है तो हम ये क्या इंडिकेट करता है, दैट वी नीड नंबर ऑफ़ पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारा जो स्टाफ है वो कैसा स्टाफ है, अंडर स्टाफ है। राइट। और अगर एक्सेस ऑफ वर्कफोर्स, अगर आपका वर्कफोर्स ज़्यादा है तो ये क्या इंडिकेट करता है, दैट योर स्टाफ इज़ ओवर स्टाफ, सो देयर इज़ अ नीड टू रिमूव और ट्रांसफ़र सम एम्प्लॉयज़ एल्सवेयर। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को कहीं और ट्रांसफ़र कर देना चाहिए या उनको निकाल देना चाहिए, वॉट एवर द सिचुएशन कैन बी। राइट, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट term, estimating manpower requirement. It involves two analysis, workload and workforce analysis. Right, now the second step is, जैसे ही हमको ये पता लगता है that how much the number of people we require in our organization or whether our staff is overstaffed or understaffed, then second नंबर पर हम कौन सा स्टेप उठाते हैं, रिक्रूटमेंट। राइट, रिक्रूटमेंट हम किसको बोलते हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन नहीं होता। कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों का सिलेक्शन करना, बट सिलेक्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग। सिलेक्शन से पहले हमको रिक्रूटमेंट करना होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जैसे ही हमको पता लगता है कि वेदर वी नीड द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स में या कोई भी सोर्स ऑफ मीडिया में वी जस्ट गिव द एडवर्टाइजमेंट दैट वी नीड this type of number of people or type of people in our organization. So what is recruitment? Recruitment is a process of searching for prospective employees and stimulating or encouraging them to apply for jobs. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स को अप्लाई करने के लिए हम उनको स्टिमुलेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट। और ये कैसे कर सकते हैं, बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर एंड ऑल। राइट, so the objective of recruitment is to attract potential employees with the necessary characteristics or qualifications in the adequate number for the jobs available. Therefore recruitment is a positive process. हमारा जो रिक्रूटमेंट होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, पॉजिटिव। इसको हम पॉजिटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब देखिए, आपने कोई भी जॉब एप्लीकेशन दिया और मैंने आपसे ये मांगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन टेक द एग्ज़ाम्पल कि मैंने ये द प्रिंसिपल में चूज़ टू एडवर्टाइज द पोस्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ टीचर इन द लीडिंग न्यूज़पेपर, राइट, स्कूल वेबसाइट, और मे स्प्रेड द वर्ड अराउंड सो दैट द टीचर में रिकमेंड द नेम ऑफ सम गुड टीचर्स whom they know. राइट, रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई आपके स्कूल में बिज़नेस स्टडीज़ के टीचर की ज़रूरत है और मैंने उसमें कोई भी एडवर्टीज़मेंट दिया, और तो जो भी लोग जानते होंगे एक अच्छा टीचर, तो वो क्या करेंगे, आपको उन टीचर्स को रिकमेंड करते हैं हमारे स्कूल में। ठीक है, तो अभी हमने सिलेक्शन नहीं किया है, तो ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है ये कैसा प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट का। अब ये पॉजिटिव प्रोसेस ही क्यों कहलाता है, क्योंकि मान लीजिए कि आपको बिज़नेस स्टडीज़ के टीचर की ज़रूरत है, लेकिन मान लीजिए आपका कोई कंप्यूटर का टीचर है एंड दैट कंप्यूटर टीचर इज़ एलिजिबल टू टीच बिज़नेस स्टडीज़। तो अब पहले आपका स्कूल उसका एक्सपीरियंस देखेगा कि भाई MCA BCA करा हुआ बंदा है, हाउ कैन ही और शी टीच द बिज़नेस स्टडीज़। तो फिर क्या होगा, हम अगर हमारे पास एक और एप्लीकेशन होगी जो एक बिज़नेस स्टडीज़ टीचर की ही होगी, तो हम पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, बिज़नेस स्टडीज़ के टीचर की एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो कंप्यूटर वाले टीचर की एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो उस फील्ड
उस पर्टिकुलर फील्ड का पर्सन नहीं है। हमने जो उनसे डिमांड की थी, हमने जो रिक्रूटमेंट देते वक्त डिमांड की थी कि वी नीड MCOM or MBA people to teach business studies, that person don't have that qualification which we need, right? So हम उसको क्या कर देते, लेकिन वो अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कोई भी कर सकता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन कोई भी दे सकता है अपनी, राइट। सो हम ये कह सकते हैं ये जो आपका रिक्रूटमेंट होता है ये कैसा प्रोसेस होता है? पॉजिटिव। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है, पूल ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास। उसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो होता है सिलेक्शन। नाउ वी गेट द पूल ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स, नाउ इट्स टाइम टू चूज़ द कैंडिडेट। हम सिलेक्शन में क्या करते हैं? कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि भाई जिसके पास क्वालिफ़िकेशंस होंगी, जिसके पास स्किल्स होंगी उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी की जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं हम उन सारी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सिलेक्शन को पॉजिटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। सिलेक्शन इज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोसेस ऑल्सो। इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रोसेस बोल सकते हैं, क्योंकि द पर्सन हु इज़ सिलेक्टेड फॉर हिम और हर the process, the selection is positive, and if the person is rejected just because he is not eligible for the post, for them the selection process is negative। जिनको हम रिजेक्ट कर देंगे उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और जिनको हम सिलेक्ट करते हैं उनके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिलेक्शन बिगिंस वेयर रिक्रूटमेंट एंड्स। सिलेक्शन कब शुरू होता है? जब रिक्रूटमेंट ख़त्म हो जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब, ठीक है। तो हम सिलेक्शन में हम कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं एज पर द क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, राइट। देयरफॉर सिलेक्शन इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव प्रोसेस ऑल्सो, बिकॉज I told you the process may start right from the screening of application. It may continue even after the offer to employment also. We offer the offer letter or appointment letter to the people, na, to the employees. So that's what I'm talking about. So selection process जो होता है, सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? जो बेस्ट होता है we have to choose that best one, right? For example, once the post of business studies teacher is advertised, the school administrative department will receive the number of applications for this post, and the head of commerce department may select the best resumes and call the selected candidates for interview. The shortlisted teachers may be asked to demonstrate their teaching skills so that the best available teacher is selected. And I'm sure that you all must have experienced and enjoyed the demo lessons during your school time, right? Okay, so this is called selection. इसमें हम best means in short we can say that the best possible candidate should be selected. Next one is placement and orientation. यहाँ पर क्या होता है? placement and orientation, whenever the person is selected, तो placement and orientation होता है उसका। अब ये प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या होता है? प्लेसमेंट होता है कि बिफोर सेलेक्टिंग द एम्प्लॉई आवर जॉब पोजीशन वाज वैकेंट, राइट। हमारी जो जॉब पोजीशन थी वो कैसी थी? वैकेंट थी। नाउ द पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स अवर ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट वैकेंट जॉब पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय दैट पर्सन। तो प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉई ऑक्यूपाइंग द पोस्ट फॉर विच पर्सन हैज़ बीन सेलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट होता है पहले पर्सन का जब सेलेक्ट हो जाता है, और प्लेसमेंट के बाद उसका ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। जैसे ही कोई भी पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है टू द एग्जिस्टिंग सबऑर्डिनेट्स एंड द वर्क प्लेस। अब भाई कोई भी न्यू एडमिशन होता है, वेन एवर एनी न्यू स्टूडेंट विल कम इन योर स्कूल, then what the class teacher will do? The class teacher will introduce the new candidate to the existing candidates or existing students as well as to your school also. So this process is known as orientation. So after selecting the candidates, placement and orientation will take place in the organization. And after placement and orientation, there is a session of development, training and development. अब भी कोई हमारी organization में आया है, then we have to understood
him or her the rules and regulations, and we have to upgrade the skills, aptitudes and abilities of the employees. अब क्योंकि every organization have a different manner to do the work, हर organization का अपना एक अलग तरीका होता है काम करने का, ठीक है. For that thing the organization will have to provide the training and development program to the employee. So training क्या होती है? Training का मतलब होता है upgradation in skills and abilities of the employees. I know the employee who is selected in the organization is much more trained, but I told you that every organization have different manner to do the work. तो training क्या होती है? ट्रेनिंग में हम उसको उसकी इस टाइप की नॉलेज देते हैं, इस टाइप की स्किल्स उसकी अपग्रेड करते हैं जिससे कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोप अप कर सके. नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट. हर तरीके से आपका जो इंडिविजुअल है, आपका जो पर्सन है, उसका क्या हो? ग्रोथ हो. समझ में आया? So development refers to the learning opportunities designed to help employees grow, right? For example, if the new teacher selected is inexperienced, she may be asked to sit in a few classes of her senior to understand methodology and acquire the required skills before the actually start teaching on her own. So the schools regularly hold workshops to help teachers to adopt to new teaching strategies as well. As you saw number of times that there can be the holiday of your school. So what the message you will receive from the school, that there is a seminar for the teacher, there is some workshop for the teachers. On account of workshop to the teachers, we are going to make the holiday of the school. So what is this? This is called development. What they are giving training, and by getting the training the teachers will develop themselves, the career opportunities will open up, right? जो आपकी टीचर्स होते हैं उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा ओपन अप हो जाती हैं, राइट? तो अब हमने ट्रेनिंग दे दिया, तो हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ. आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम क्या करते हैं? अब यहाँ पर पर्सन ने काम करना शुरू करेगा, तो जब कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो हम उसकी परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस. In training and development I should exemplify like this कि जैसे आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, they are providing the training to you. उसके बाद आपके टीचर्स आपका टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट इज़ अ परफॉर्मेंस अप्रेजल. आपका टेस्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं? उसको एवेल्यूएट करते हैं वेदर यू हैव डन अकॉर्डिंग टू द टीचिंग क्राइटेरिया और अकॉर्डिंग टू द टॉट मटीरियल और नॉट. ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी यही होता है कि हम ये चेक करते हैं कि वेदर द एम्प्लॉय इज़ डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्रेनिंग और नॉट. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ सेल्स मैनेजर वॉज गिविंग अ सेल्स टारगेट ऑफ 50,000 pencils, right, during a month, so then his performance will be evaluated on this basis at the end of the month, right? So appraisals are used for a variety of purposes relating to training, promotion and compensation also. अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो हम उसका प्रमोशन करते हैं. परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, देन वी अगेन प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू दैम, राइट? तो इसलिए हम परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं उसकी. परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद नेक्स्ट स्टेप इज प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग. आई टोल्ड यू दैट देर आर नंबर ऑफ varieties. Means performance appraisal are used for number of varieties like promotion and career planning. तो अगर जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है हम उसको क्या करते हैं? प्रमोट कर देते हैं टू सम हायर पोजीशन. और जब हायर पोजीशन पर कोई भी पर्सन जाता है डेफिनेटली तो उसकी सैलरी भी हाइक होती है, राइट? आफ्टर दैन उसके बाद आता है आपका कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन क्या होता है? कॉम्पनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स गिवन टू द एम्प्लॉयज़. हर तरीके के पे और रिवॉर्ड्स, इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंसेंटिव्स आ सकते हैं आपके. लाइक आपकी जो सैलरी होती है, मतलब इट इंक्लूड सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स, कमीशंस, राइट? तो ये सब क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं? कॉम्पनसेशन होते हैं. ये आपके जो एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस होती है, वी प्रोवाइड कॉम्पनसेशन अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, राइट? तो दीज आर सम स्टेप्स
or this is called staffing process, and this process is very important with respect to your board examination.